अगर मुझे कोई एक डरावनी फिल्म सजेस्ट करनी हो तो मैं जरूर जेम्स वॉन की डेड साइलेंस की सिफारिश करूंगा। उसने बस कुछ मासूम सी लोरियों से एक ऐसा खौफ का नियम बना दिया कि डरावनी फिल्म देखते वक्त कभी चुप्पी मत तोड़ो। इसलिए फिल्म देखने से पहले अपने रसीले होठों को कसकर बंद कर लो और चलो मैं तुम्हें डेड साइलेंस की दुनिया में ले चलता हूँ। फिल्म की शुरुआत होती है जिमी अपनी पत्नी लीसा के साथ रोमांटिक पल बिता रहा होता है कि तभी दरवाजे की दरार से कोई परछाई गुजरती है। जिमी बाहर जाकर देखता है लेकिन कोई नजर नहीं आता, सिर्फ एक रहस्यमय पार्सल पड़ा होता है। जिमी और लीसा उसे खोलते हैं और उसमें से एक अजीब सी गुड़िया निकलती है। जिमी को याद भी नहीं कि उसने कोई डिलीवरी ऑर्डर की हो। तभी लीसा को एक बचपन की डरावनी कहानी याद आती है, मारी शॉ की। Mary Shaw. She had no children, only dolls. Something scary. Something लीसा को गुड़िया बहुत पसंद आती है। जिमी उसे घर पर छोड़कर डिनर लाने चला जाता है। बोर होकर लीसा गुड़िया को बिस्तर पर रखती है और एक सफेद चादर से ढक देती है। सोचती है जिमी लौटेगा तो चौंक जाएगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर जाती है पूरा माहौल डेड साइलेंस में बदल जाता है। म्यूजिक बंद हो जाता है, गैस पर पानी उबलना रुक जाता है और कमरे से एक डरावनी हंसी आने लगती है। लीसा को शक होता है कि यह सब गुड़िया की वजह से हो रहा है। वह डरते डरते चादर की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसके छूने से पहले ही एक रहस्यमय ताकत उसे चादर में लपेट के हवा में उछालकर जमीन पर पटक देती है। लीसा के मुंह से खून निकलता है और पीछे किसी भयानक चीज की तरफ देखती है। फिर वो ताकत उसे कमरे के अंदर खींच ले जाती है। जिमी डिनर लेकर घर लौटता है और देखता है गैस चालू है, पानी उबल रहा है, पर लीसा गायब है। वह लीसा को इधर उधर ढूंढता है, तभी उसे जमीन पर खून दिखता है। वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी लीसा की आवाज कमरे से आती है। What's going on? I have a surprise for you, Jamie. जिमी जैसे ही कमरे की ओर बढ़ता है, वह कमरे की लाइट जलाता है और देखता है कि लीसा एक सफेद चादर से ढकी हुई है, कुछ ज्यादा ही अजीब अंदाज में। वह सोचता है शायद कोई मजाक कर रही है, इसीलिए धीरे धीरे पास जाता है। पर यह मजाक लीसा ने अपनी जान देकर किया था। जिमी डर से कांप उठता है। पुलिस जांच करती है, लेकिन लीसा के शरीर पर कोई जख्म नहीं होता, न ही घर में कोई जबरदस्ती का निशान। क्योंकि जिमी मौके पर था, वह मुख्य संदिग्ध बनता है। वह कहता है कि लीसा से उसकी बातचीत हुई थी, लेकिन पुलिस को यह अजीब लगता है क्योंकि लीसा की लाश की जुबान ही काट दी गई थी और अगर वह पहले मर चुकी थी तो वह बोल ही नहीं सकती थी। पुलिस के पास सबूत नहीं होते तो उसे छोड़ देते हैं। जिमी उस अजीब गुड़िया को देखता है और याद करता है लीसा ने मारी शॉ की कहानी बताई थी। वह पार्सल पर छपी जानकारी देखने लगता है और पाता है उसमें लिखा है मेरी शॉ एंड बिली रेवंस फेयर टाउन, और यह वही शहर है जहां जिमी पैदा हुआ था। जवाब की तलाश में जिमी तुरंत अपनी कार लेकर उस छोटे शहर की ओर निकल पड़ता है। जिमी जब अपने पुराने शहर पहुंचता है तो दरवाजा उसकी सौतेली माँ एला खोलती है। ये दोनों पहली बार मिल रहे थे। जिमी की असली माँ की मौत के बाद उसने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और 2 दशक से ज्यादा वक्त तक कभी वापस नहीं आया था। जब वह अपने पिता से मिलता है, जो अब स्ट्रोक के बाद व्हील चेयर पर है, तो उसमें कोई भावुकता नहीं होती। वह सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या उन्हें मारी शॉ से जुड़ी कोई लोरी या कहानी याद है, क्योंकि वह यकीन करता है कि उसकी पत्नी की मौत उसी गुड़िया से जुड़ी है। जिमी के पिता बात को टाल देता है और कहता है कि ये सब गाँव वालों के अंधविश्वास है। बात नहीं बनती और जिमी गुस्से में घर से निकल जाता है। एला पीछे से उसे रोकने की कोशिश करती है और पिता पुत्र का रिश्ता ठीक करने का सुझाव देती है, लेकिन जिमी कहता है कि उसकी मां ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसके पिता उसे मारते थे। वह कहता है कि वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। रात होने पर जिमी एक होटल में रुकता है। वह बिना कुछ सोचे समझे गुड़िया को एक कुर्सी पर छोड़ देता है और थका हुआ सोने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह लेटता है, कमरे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो गुड़िया जो अब चुपचाप बैठी थी, धीरे धीरे हिलने लगती है। जिमी जैसे ही होटल में सोने जाता है, कमरे में अजीब सी लाल रोशनी चमकती है और उसे लगता है कि कमरे के कोने में कोई परछाई है। वह घबरा जाता है और लाइट जलाता है। तब जाकर माहौल थोड़ा सामान्य होता है।
दूसरी ओर लीसा की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाता है। वहां काम करने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति हेनरी जैसे ही देखता है कि उसकी जबान गायब है, वह सन्न रह जाता है। उसे मारी शॉ की कहानी याद आ जाती है। उसी रात हेनरी की बीवी, जो बूढ़ी और डिमेंशिया भूलने की बीमारी से पीड़ित है, अचानक बड़बड़ाने लगती है, वो आ गया। हेनरी परेशान हो जाता है, लेकिन उसे लगता है ये सिर्फ बुढ़ापे की बात है। अगले दिन जिमी लीसा का अंतिम संस्कार करता है। जब वह वहां से निकल रहा होता है तो हेनरी की बीवी उसे रोकती है। वो बहुत डरी हुई होती है और कहती है, तुम्हारी बीवी को मारी शॉ ने मारा है, उससे बचो, उसके बच्चे नहीं हैं, सिर्फ गुड़िया हैं। वह जिमी को चेतावनी देती है, अगर वो तुम्हें सपने में दिखे तो कभी मत। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाए, हेनरी आ जाता है और कहता है, माफ करो, ये औरत मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसकी बातों पर भरोसा मत करो। जाते जाते वो बूढ़ी औरत फिर कहती है, गुड़िया को दफना देना। जिमी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी वो बगल की एक कब्र को देखता है जिस पर लिखा होता है, मेरी शॉ। अब जिमी को यकीन हो जाता है कि ये कहानी महज कल्पना नहीं बल्कि सच है। अब वो फिर से होटल लौटता है और अपने साथ बिली नाम की उस गुड़िया को लेकर सीधा उस कब्रिस्तान जाता है। मारी शॉ की कब्र के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कब्रें होती हैं, जिन पर अलग अलग नाम होते हैं। लगता है ये सब उसकी गुड़ियों की कब्रें हैं। जिमी उनमें से एक पर बिली का नाम पाता है। वो कब्र खोदता है और देखता है कि अंदर की जगह खाली है, गुड़िया वहां नहीं है। वो सोचता है, इतने सालों बाद आखिर कौन होगा जो इन सबको निकाल कर फिर से जिंदा कर रहा है। वो फैसला करता है, अब और देर नहीं, इस गुड़िया को यहीं दफना देता हूँ। जैसे ही वो कार में वापस लौटता है, वह थोड़ा डरा हुआ होता है। तभी उसे लगता है जैसे खिड़की के बाहर से बिली की शक्ल झलकी हो। वो बाहर निकलकर चेक करता है, पर वहां कोई नहीं होता। तनाव बहुत बढ़ चुका होता है। जिमी होटल लौटकर नहाने चला जाता है। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आता है, वो फिर से बिली को सामने देखता है। चौंक कर पीछे हटता है। तभी वहां आता है पुलिस चीफ। वो कहता है कि वो छुपकर जिमी पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि जिमी कुछ छुपा रहा है। उसे लगा कि जिमी गुड़िया को कब्र में दबाकर किसी सबूत को मिटा रहा है, इसलिए वो फिर से गुड़िया लेकर वापस आ गया। जिमी निराश होता है और उसे पूरी कहानी बताता है, मारी शॉ की, उस लोरी की और गुड़िया की। लेकिन पुलिस चीफ इस सब पर हंसता है। वो इसे बहाना समझता है। वो मानता है कि जिमी अपनी पत्नी के मर्डर से बचना चाहता है और अब तो उसने होटल के बगल वाला कमरा ही बुक कर लिया है ताकि जिमी पर नजर रख सके। अगली सुबह जिमी चुपके से पुलिस वाले का कमरा खोलकर बिली को उठा लेता है। अब वो सीधा पहुंचता है हेनरी की बीवी के पास। वो पूछता है, तुमने कहा था मेरी बीवी को मारी शॉ ने मारा, कैसे जानती हो? वो फिर डर जाती है और चुप रहती है। तभी हेनरी आता है और कहता है, ये गुड़िया तुम्हारी नहीं है, ये उसकी है। अब जिमी गुस्से में पूछता है कि वो कौन? तब हेनरी उसे मारी शॉ की असली कहानी सुनाता है। हेनरी बताता है कि जब वह छोटा था तब रॉबिन्स फेयर नामक छोटा सा कस्बा बहुत ही गुलजार हुआ करता था। वहां एक बड़ा सा थिएटर था और वहां की स्टार परफॉर्मर थी मारी शॉ। वो एक पेट भाषण वेंट्रिलोक्विज्म की कलाकार थी और अपनी डमी गुड़िया के साथ परफॉर्म करती थी। उसके शो इतने रियल होते थे कि लोगों को लगता था कि गुड़िया सच में जिंदा है। पर एक दिन एक छोटा लड़का जो दर्शकों में बैठा था माइक लेकर पड़ा। मैंने मारी शॉ के होठों को हिलते हुए देखा। सब हंस पड़े। मारी शॉ का अपमान हो गया। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में बदले की आग सुलग उठी। कुछ ही हफ्तों बाद वो लड़का गायब हो गया। थोड़े समय बाद मारी शॉ की भी रहस्यमयी मौत हो गई। किसी को पता नहीं चला उसे किसने मारा, लेकिन उसकी वसीयत में एक अजीब सी बात लिखी थी, मुझे भी एक डम्मी में बदल देना, मेरी 101 डमीज के साथ मुझे दफना देना। हेनरी के पिता, जो पेशे से शव यात्रा और दफन कार्य करते थे, उस वसीयत को मान गए। बचपन के जिज्ञासु हेनरी ने एक दिन झांक कर देखा कि कैसे एक इंसान को गुड़िया की तरह बनाया जा रहा था। वह डर के मारे कुछ गिरा बैठा। मारी शॉ की लाश वाला ताबूत गिर गया। Henry, are you all right? मारी शॉ के दफन होने के बाद शहर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कई घरों के पूरे परिवार मारे गए। हर लाश की जुबान गायब होती थी। अब जिमी को पूरा यकीन हो गया, यह सब मारी शॉ की आत्मा का बदला है और वह जानना चाहता है उसने उसकी पत्नी को क्यों मारा। जवाब ढूंढने के लिए वह फिर जाता है पुराने थिएटर में।
जब जिमी थिएटर पहुंचता है, पहले से टूटा फूटा और उजाड़ हो चुका होता है। अंदर घुसने के बाद वह एक पुराने कमरे में एक बॉक्स खोलता है जिसमें धूल से भरी एक डायरी होती है। उस डायरी में लिखा होता है परफेक्ट डमी बनाने का तरीका, और वहीं चिपका होता है उस छोटे लड़के का नाम, माइकल एंसन, वही लड़का जो मां शो में था और फिर गायब हो गया। जिमी ये सब पढ़ ही रहा होता है कि उसे पीछे कुछ महसूस होता है। वो पलटकर देखता है, कोई नहीं। अब वो फैसला करता है कि वो हेनरी से और सवाल पूछेगा, लेकिन उस समय हेनरी की बीवी फिर से पागलपन में गुड़ियों से बात करने लगती है। हेनरी डर जाता है। उसे लगता है कि ये शाप अब उसके घर में आ गया है। वो डमी बिली को उठाता है और उसे दोबारा दफनाने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वो फावड़ा उठाता है, तभी तहखाने से बच्चे के रोने की आवाज आती है। हेनरी सोचता है बीवी नाराज है, उसे मनाने नीचे जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, डमी अचानक से हिलने लगती है। तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। हेनरी अंदर फंस जाता है। अब थिएटर से निकलकर जिमी अपने पुराने घर लौटता है। वह अपने पिता से पूछता है मारी शॉ का उस लड़के से क्या रिश्ता था। अब उसके पिता सारी सच्चाई बता देते हैं। वो छोटा लड़का रक्का जिमी का ही कजिन था, वो लड़का जो मारी शॉ की बेइज्जती के बाद गायब हुआ था। मारी शॉ से बदला लेने के लिए जिमी के परिवार और कस्बे के कुछ लोग मिलकर उसके घर गए। वो मारी शॉ को पकड़कर उससे चीख निकलवाने की कोशिश करते हैं ताकि वह भी डर महसूस करे, और फिर उसकी जुबान काट देते हैं और उसे मार डालते हैं। उसके बाद से कस्बे पर शाप लग जाता है। जो लोग इस कत्ल में शामिल थे, उनकी जुबानें काटकर मारी शॉ एक एक कर मार देती है। जिमी की मां भी इसी कारण मारी गई थी। उसे घर से निकाल दिया गया था ताकि वो शाप से बच सके, पर अब उसकी पत्नी मारी गई। इसका मतलब शाप अभी खत्म नहीं हुआ। जिमी ठान लेता है अब इसे खत्म करना होगा, पर तभी पुलिस चीफ वहां आ जाता है और कहता है कि वो कब्रिस्तान गया था और देखा कि सारी डमी गायब हो चुकी हैं। उसे लगता है ये सब जिमी का काम है। तभी एला आकर कहती है हेनरी ने तुम्हारे लिए फोन किया है। फोन पर हेनरी कहता है एक रास्ता है जिससे जिमी खुद को निर्दोष साबित कर सकता है। सबूत उसी पुराने थिएटर के एक सीक्रेट रास्ते में छिपा है। जिमी और पुलिस चीफ वहां दौड़ पड़ते हैं। जिमी और पुलिस चीफ आधी रात को थिएटर पहुंचते हैं। अंदर सब कुछ अंधेरे में डूबा होता है, दीवारें पुरानी और सड़ी हुई। तभी ऊपर की मंजिल से हेनरी की आवाज आती है। वो आवाज उन्हें एक तंग गलियारे से होते हुए डमी बनाने वाले पुराने कमरे की ओर ले जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, वहां चारों ओर पुरानी डमीज की कतारें टंगी होती हैं। सबकी आंखें बंद होती हैं, सब शांत होते हैं। पर सबसे हैरानी की बात, बिली डमी गायब है, जबकि बाकी सभी डमी वहां मौजूद हैं। तभी उनकी नजर एक लाल कपड़े पर जाती है। वो कपड़ा हटाते हैं। नीचे से निकलता है एक ह्यूमन डमी, इंसानी शरीर से बना हुआ एक पुतला। जिमी पहचान जाता है ये उसका वही लापता कजिन है, माइकल एंसन, वो लड़का जिसे मारी शॉ ने शो में शर्मिंदा करने के बाद गायब कर दिया था। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि सारी डमीज एक साथ गर्दन घुमाती हैं। एक ही दिशा में सबकी आंखें खुलती हैं और वो देख रहे होते हैं एक अजीब सी दिखने वाली डमी को, जो दूर एक कुर्सी पर बैठी है और खुद ब खुद झूल रही है। Mary Shaw. Who's there? Show yourself. Come on. जिमी डर के मारे कांप उठता है, लेकिन हिम्मत करता है और पूछता है तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा। मारी शॉ की आत्मा उस डमी से बोलती है और भी बाकी है, ये सिर्फ शुरुआत है। पुलिस चीफ डर के मारे अपना शॉटगन निकालता है और उस डमी को उड़ा देता है, लेकिन मारी शॉ की आत्मा हंसती है। मैं हर एक डमी में रह सकती हूँ, मेरे पास 100 हैं और तुम्हारे पास सिर्फ कुछ गोलियां। अब जिमी समझ जाता है गोलियों से ये खतरा खत्म नहीं होगा। वो पास की एक तेल की लालटेन उठाता है और पूरे कमरे में फेंक देता है। आग लग जाती है, डमीज जलने लगती हैं, चीखें गूंजने लगती हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आता है एक ह्यूमन डमी अभी भी पीछे रह गई है। दोनों डर के मारे भागते हैं, लेकिन भागते समय पुलिस चीफ फिसल जाता है क्योंकि सीढ़ियां जर्जर हो चुकी होती हैं। जैसे ही वो गिरता है, जोर से चीखता है।
और यही उसकी गलती थी। मारी शॉ की आत्मा तुरंत आ जाती है, उसकी जुबान काट लेती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। जिमी खुद को काबू में रखता है, वो मुंह बंद रखता है और गिरते समय भी चुप रहता है। वो थिएटर की पुरानी पाइपलाइन से बाहर निकलता है और अब सिर्फ एक डमी बची होती है, बिली। जिमी सीधा हेनरी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है हेनरी मारा जा चुका है। हेनरी की बीवी उसे बताती है बिली डमी को उसके पिता ले गए। जिमी को यह बहुत अजीब लगता है, उसका बीमार पिता जो कभी घर से बाहर नहीं जाता, वह डमी को कैसे ले गया। जवाब जानने के लिए वो फौरन अपने पुराने घर वापस भागता है। वह पूरे घर में खोज करता है और फिर बिली डमी को पाता है। तभी मारी शॉ की आत्मा प्रकट होती है। वो गुस्से में दहाड़ती है और जिमी की ओर भागती है। जिमी किसी तरह हिम्मत करके बिली डमी को सीधे आग में फेंक देता है। मारी शॉ तड़पती है, चीखती है और फिर गायब हो जाती है। जिमी थोड़ी राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका पिता सामने खड़ा है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और हैरान रह जाता है। उसका पिता भी एक डम्मी था। और तभी सच सामने आता है। सारी गुत्थी अब सुलझती है। ये सब एक साजिश थी और मास्टरमाइंड थी एला, जिमी की सौतेली माँ। असल में एला ने ही मारी शॉ की डमीज को कब्र से निकाला था। उसने ही जिमी को वापस शहर बुलाया, एक एक करके सारे परिवार को खत्म करने के लिए। और एला खुद मारी शॉ की परफेक्ट डमी बन चुकी थी। उसका शरीर मारी शॉ के काबू में था और वह इंसानों से बदला ले रही थी, उन सब से जिन्होंने उसे कभी शर्मिंदा किया या चोट पहुंचाई। लेकिन फिल्म के लास्ट शॉट्स में दिखाया जाता है असली डर सिर्फ मारी शॉ की आत्मा नहीं था। असली डर था इंसान की क्रूरता, प्रताड़ना और बदला लेने की प्यास। एला के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसका पति जिमी का पिता उस पर हाथ उठाया करता था, यहाँ तक कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत का कारण भी वही बना। मारी शॉ की आत्मा ने उसी वक्त एला से डील की, मैं तुम्हारे दुश्मनों से बदला लूंगी, बदले में मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। और फिर एला बन गई मारी शॉ की परफेक्ट डमी, जो कभी ना मरती ना रोती, बस बदला लेती। डेड साइलेंस सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक काली परछाई है उस इंसानियत की जिसमें चुप्पी अपराध बन जाती है। एक चीख आपकी आखिरी हो सकती है। तो अगली बार जब आप डरें तो मुंह बंद रखिए। और ऐसे ही मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी देखनी है।